हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि हम लोग अगले वीडियो में चल करके ठोस अवस्था के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ठोस अवस्था के बारे में बताया था आपको, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसको प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं इसमें। जैसे कि पहला टर्म इसमें दिया हुआ है चालक। चालक किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा कि हर वो पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत धारा को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, वो कहलाता है क्या? चालक कहलाता है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा धातुओं के तार वगैरह होते हैं, ठीक है, इनमें भी हम लोग आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक, तो उसको कह देंगे क्या हम लोग? चालक। अच्छा, चालकों में एक क्रम भी होता है, आपने देखा होगा कि जिससे कौन सी ऐसी धातु है जिसमें सबसे ज़्यादा तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं हम लोग। तो आपको ध्यान होगा कि जैसे कि आपका सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर में सबसे अच्छे तरीके से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम इसका क्रम देख लें थोड़ा सा, तो जैसे पहले आपका सिल्वर हो जाएगा, ठीक, उसके बाद आप प्रवाहित कर सकते हैं उसको कॉपर को, ठीक, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक, तो ये चार एक क्रम बन जाता है विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, यानी दोनों ये सब जो क्रम रहेगा आपका किसका रहेगा? चालकों का एक निश्चित क्रम बन जाता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि चालक के बाद आपका दिया हुआ है अचालक। अचालक क्या है? तो कह रहा है कि वे पदार्थ या तत्व जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, ठीक, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? अचालक कह देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लकड़ी के बने हुए पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये सब हो जाते हैं, अधातुएं होती हैं, ठीक, उनमें विद्युत धारा सही से प्रवाहित नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, तो ये सब रहता है। फिर आ जाता है आपका अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? तो अर्धचालक आपने सुना होगा कि अर्धचालक का क्या होता है कि जैसे कि वे सभी पदार्थ या तत्व जिनमें जिनकी चालकता जो होती है चालक और अचालक दोनों की क्या रहेगी? मध्य में रहेगी। ठीक है, क्या कहेंगे? जिनकी चालकता चालक तथा अचालक के मध्य रहती है वो कहलाता है क्या? हमारा अर्धचालक कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज ये भी देख सकते हैं कि जो कितने प्रकार का होता है, तो अर्धचालक के दो टाइप भी रहेंगे यहाँ पे। ठीक, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, एक होता है क्या आपका? पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक, क्या कहेंगे? एक एन प्रकार का अर्धचालक है, दूसरा पी प्रकार का अर्धचालक है। और अगर इसके कुछ उदाहरण देख लें हम लोग, तो जैसे कि आपका आ जाता है क्या? जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे? अर्धचालक के उदाहरणों में आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि आपका निज अर्धचालक क्या है। ठीक, तो निज अर्धचालक देखिए क्या होता है कि ऐसे अर्धचालक जो क्या होते हो? पूरी तरह से शुद्ध होते हो। ठीक, 100% शुद्ध जो हो जाएगा आपका अर्धचालक, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? निज अर्धचालक। क्लियर है? मतलब कोई ऐसा नहीं कि निज अर्धचालक की कुछ अलग से अवधारणाएं आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर वही रहेगा आपका क्या कि जो 100% शुद्ध रहेगा वही कहलाएगा क्या? आपका निज अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखते कह रहा है ठोस के कुछ चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, तो जैसे बताया गया कि ठोस के चुंबकीय गुण निम्नलिखित हैं। ठीक, कई तरह के गुण होते हैं इसके आपके। ठीक है, जैसे आपका लौह चुंबकीय पदार्थ आ जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ आ जाता है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ आ जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक, पहला जैसे आपका कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, क्या कह रहा है? अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या होता है अनुचुंबकीय पदार्थ? तो आपको पता होगा क्या कि जैसे कह रहा है कि ऐसे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं कहलाते हैं क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जैसे आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप रख देंगे तो दुर्बल रूप से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ। फिर आ जाता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है अनुचुंबकीय पदार्थ का। जैसे क्या कह रहा है कि ऐसे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हो। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे टर्म यूज हुआ था कि आपका आकर्षित होते हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित होते हो। आकर्षित और प्रतिकर्षित का मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो चुंबक होते हैं उनको अगर आप दो पोलों को एक तरफ लग दीजिए, जैसे एक साउथ पोल नॉर्थ पोल का एक चुंबक हो गया आपका, ठीक, दूसरा एक हो गया साउथ पोल नॉर्थ पोल का। अब अगर इसका नॉर्थ पोल इधर है और ये दूसरे वाले का भी नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है, दोनों इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल दोनों अगर एक तरफ होगा तो जैसे ही आप रखते हो दोनों क्या हो जाते हैं? रिपल कर जाते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित कर जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण। ठीक, कि एक तरफ रखे जाने के फलस्वरूप क्या हो जाएंगे? दोनों प्रतिकर्षित हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, लेकिन अगर इसी चुंबक का एंड जो है बदल दें, एक का रख दें साउथ पोल, दूसरे का रख दें नॉर्थ पोल, ठीक है, तो जैसे दूसरे वाले का नॉर्थ पोल रखेंगे वो तुरंत क्या हो जाएगा? आपका आकर्षित हो जाएगा। ठीक, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण में थोड़ा सा आपका डिफरेंस रहेगा, तो जान लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो इसमें कह रहा है कि ऐसे ठोस पदार्थ
जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित करने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर स्थायी रूप से चुंबकत्व को दर्शाते हैं। ठीक, मतलब अगर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हो इस लौह चुंबकीय पदार्थों को तो क्या कर जाते हैं, तब तो आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि चुंबकीय क्षेत्र को हम हटा लें फिर इसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा या ये प्रतिकर्षित करने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रतिकर्षित तब भी नहीं होगा, तब बस तभी भी क्या रहेगा कि स्थायित्व अपना चुंबकत्व का ये दिखाता ही रहेगा। क्लियर है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है क्या, हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है क्या, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि वे पदार्थ जिनका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, मतलब कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हो इनको तो ये क्या हो जाएंगे कि जैसे ही आप रखोगे, चाहे रखने के बाद तुरंत हटाओ या कुछ समय तक रखे रहें, देख उसकी प्रतिक्रिया नोटिस कर लो कि देखिए आकर्षण हो रहा है दोनों पदार्थों के मध्य की नहीं। ठीक, तो कुछ नहीं होगा वहाँ पर। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, वो शून्य अवस्था में ही पड़ा रहेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। जैसे कि आप उसमें फिजिक्स में देखते हो क्या, कि जैसे कहा जाए कि जैसे कोई चीज़ को अगर आप काम कोई कर रहे हो, ठीक, और अगर उसमें ये हो जाए कि बल अगर लगा रहे हो और आप उसमें क्या हो कि उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, विस्थापन हो ही नहीं रहा है, तो कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। सेम यहाँ पर ये चीज़ जो देख सकते हैं इसमें ये हो जाएगा, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाएगा कि उसको अगर रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो वैसा का वैसा ही रह जाता। तभी बोल दिया गया कि चुंबकीय आघूर्ण ही क्या हो जाता है, इसका शून्य हो जाता है। क्लियर, तो बस सिंपल से एक लाइन में इसको हम समझ सकते हैं क्या, कि प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ वे रहेंगे जिनका क्या हो, कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता। ठीक, उसको बोल देंगे क्या हम लोग, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। फिर है आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जिनमें लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएंगे कि ये दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे होंगे, ये चीज थोड़ा यहाँ पर ध्यान देनी है आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जब रखा जाएगा तो ये नहीं कि प्रबल रूप से जैसे रखा थोड़ी तुरंत ही हो गया या इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज यहाँ पर बहुत जल्दी हो गया, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि दुर्बल रूप से ही सिर्फ आकर्षित होंगे। ठीक, तो इनको नाम दे दिया गया कि हम लोगों ने क्या, फेरी चुंबकीय पदार्थ। इतना ये आपको पता ही होगा कि फेरी टर्म जो आपका यहाँ पर आया है, ये फेरी टर्म लॉ से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे आप फेरस बोलते हो, फेरिक बोलते हो। ठीक, तो ये दोनों सब क्या है, आपके लॉ से रिलेटेड है। ठीक, अच्छा, फिर इस चैप्टर में कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने इसमें देखा होगा कुछ इसमें दोष के बारे में बताया जाता है। दोष मतलब जैसे आपका बिंदु दोष हो जाएगा, इसमें आपका रेखीय दोष हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें धातु न्यूनता दोष एक हो जाता है, एक धातु अधिक के दोष हो जाता है। ठीक, ये सब भी इसी चैप्टर के अंदर थोड़ी सी चीजें रहेंगी, जिसको हम लोग अगर ऐसे समझ लें, जनरली अगर देखें तो जैसे आप जानते होंगे धातु न्यूनता दोष आ जाएगा क्या, ऐसे क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पर जिसमें धातुओं की जो मात्रा होती है वो कैसी रहेगी, कम रहती है। ठीक, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, धातु न्यूनता दोष कह देते हैं। ठीक है, अगर यही इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि धातुओं की अधिकता हो जाएगी क्रिस्टल बनाते इसमें। अच्छा, क्रिस्टल क्या होते हैं आपको पता होगा, क्रिस्टल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए आपने वैसे तो देखने में रहेगा आपको बिल्कुल ऐसे टुकड़े टुकड़े में प्रकट हो जाते हैं सब क्रिस्टल वगैरह। ठीक है, लेकिन एक अगर हम कॉमन एग्जांपल आपको समझाएं तो उसमें वो हो सकता है, जैसे आप देखो चीनी है, चीनी को अगर आप पानी में घोल दिए, ठीक है, शक्कर को अगर आपने पानी में घोल दिया तो क्या बन जाएगा, थोड़ी देर बाद तुरंत घुल जाता है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि नहीं अब इस घुली हुई शक्कर में से हमें फिर से शक्कर वापस चाहिए, ठीक है, तो जो शक्कर अब आप निकालोगे तो उसमें क्या करोगे, आप उसको गर्म करोगे। ठीक है, गर्म करने के फलस्वरूप क्या होगा कि जो पानी है वो एवोपरेट कर जाएगा, वो उड़ जाएगा। ठीक है, वाष्पित हो जाएगा। जो बचा हुआ उसके किनारे से शक्कर होगी वो जिस बर्तन पर्टिकुलर बर्तन में आप गर्म कर रहे होगे उसकी वॉल पर लग जाएगी। ठीक, फिर आप स्पैचुला वगैरह से क्या कर सकते हो, उसको खुरच लो। ठीक है, अब खुरच लिया गया तो जो प्राप्त हुआ है हमें पाउडर वो कहलाता है क्या, हमारा सुक्रोज पाउडर कहलाएगा। क्लियर है, यानी वही शक्कर है लेकिन बस क्या हो गया, उसका रूप बदल गया यहाँ पर। तो ये जो जिस फॉर्म में मिली है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, क्रिस्टल कह देते हैं। ठीक, वैसे तो देखा जाए क्रिस्टल भी कई प्रकार के रहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आ जाता है आपका, जैसे एक आपका आयनिक क्रिस्टल ही रहता है। आयनिक क्रिस्टल में हम लोग नमक को देख लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है साधारण नमक जो होता है आपका NaCl, यानी कि क्या, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, तो धातु न्यूनता दोष में क्या आ जाएगा कि ऐसे क्रिस्टल फॉर्म होंगे जिसमें क्या हो जाए कि जो धातुएं हैं वो कम मात्रा में रहती हैं, या धातु के धात्विक गुण वहाँ पे कम मात्रा में प्रदर्शित होते हैं उन क्रिस्टलों में। ठीक,
और धातु अधिकता दोष में क्या हो जाएगा, जब धातु अधिक हो जाती है वहाँ पर, ठीक, उसकी वजह से जो दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनको क्या देते हैं, धातु अधिकता दोष। क्लियर है। ऐसे आपके स्टोकियोमेट्रिक दोष हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष हैं, ठीक, इस तरह के दोषों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ठोस अवस्था की जो फॉर्मेशन होती है उसके फलस्वरूप उसमें कुछ ना कुछ प्रकार की दोष पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।